700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ के हमारे पास फोटॉन्स होते हैं, और ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब इसमें कोई गैप नहीं है। हर वैल्यू जो इसके बीच में 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करती है, उस वैल्यू का फोटॉन विजिबल लाइट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही आप विजिबल लाइट सोर्स ऑन करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो लाइट सोर्स है वो इस रेंज की वैल्यूज के फोटॉन्स जो है वो इमिट कर रही है। ठीक है, अगर यही विजिबल लाइट हम किसी गैस के ऊपर, जैसे कि मरकरी के ऊपर या हीलियम के ऊपर, इन गैसेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं और उस वक्त इसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम थोड़ा सा तब्दील होता है। ठीक है, वो तब्दीली क्या है? पहले स्पेक्ट्रम ये था जो ए में बना हुआ है, इसको हम कह रहे हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये है सिर्फ प्योर विजिबल लाइट का। जब आप उसको किसी ग्रेटिंग से पास करें और उसका स्पेक्ट्रम स्क्रीन पर फॉर्म करवाएं, तो आपको हर कलर जो है वो अलग अलग नजर आ रहा है। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? जो ए है वो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, नाम लिख लेते हैं हम लोग। कंटिन्यूस का मतलब क्या है? इसमें कोई भी गैप नहीं है। हर वैल्यू का फोटोन, हर वेवलेंथ का फोटोन जो है वो अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही आप इस विजिबल लाइट को किसी एलिमेंट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो उसमें से कुछ कलर्स जो हैं वो गायब हो जाएंगे। जैसे कि आपको बी में नजर आ रहा है कि ये कुछ कलर्स जो हैं वो गायब हो गए। ये गायब क्यों हो जाते हैं कलर्स? ये वो फोटॉन्स हैं, कलर्स मतलब ये वो फोटॉन्स हैं जो एब्जॉर्ब कर लिए हैं उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स ने। ठीक है, तो हम इस स्पेक्ट्रम को देते हैं नाम एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम कब बनेगा? जब एलिमेंट पे जब आप विजिबल लाइट इंसिडेंट करेंगे और उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स इनमें से कुछ फोटॉन्स को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये कुछ कलर्स गायब हो गए, कुछ फोटॉन्स गायब हो गए। और सिमिलरली जब वो आप सोर्स बंद करेंगे, वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट हुए हैं वो डी एक्साइट होंगे। तो वो वही फोटॉन्स, वही कलर्स इमिट करेंगे, और उस वक्त फॉर्म होता है ये इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और सेम कलर जो पहले एब्जॉर्ब हुआ था, वही सेम कलर जो है या वही सेम फोटोन रिलीज होगा। लेकिन बस इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, उतना इंटेंस नहीं होगा। इंटेंसिटी क्यों कम होगी? क्योंकि इमिशन किसी भी डायरेक्शन में हो रही होगी। सारे का सारा जो कलर या फोटोन एब्जॉर्ब हुआ था वो उसी डायरेक्शन में इमिट नहीं होगा जिस डायरेक्शन में से उसको एब्जॉर्ब किया गया था। इसलिए स्क्रीन पर उतना ज्यादा ब्राइट या उतना ज्यादा इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रम दोबारा नहीं बनता। स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, सही है, द कलर of the photon, the wavelength of the photon is the same. अब सवाल ये पैदा होता है तमाम ऑब्जर्वेशंस से कि ये फोटॉन्स एक तो एब्जॉर्ब क्यों हो रहे हैं, दूसरा यही फोटॉन्स क्यों एब्जॉर्ब हो रहे हैं। हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेसिफिक कलर ही हमेशा उसमें से गायब होते हैं। डिफरेंट कलर्स क्यों नहीं है, रैंडम कलर्स क्यों नहीं है, बस सेम फोटोन ही गायब क्यों हो रहा है? तो उसका आंसर ये है सबसे पहले कि ओरिजिन लाइन स्पेक्ट्रा बताते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस. To explain this, we should recall electromagnetic radiation as particle nature. हर जो एलिमेंट है ना उसके अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन है, सही है। और हमें पता है कि जितने भी फोटॉन्स हैं सबकी एनर्जी डिस्क्रीट होती है, जिसकी वैल्यू है E is equal to hf के बराबर. When electromagnetic radiation interacts with matter, electrons absorbs energy from it and are excited. जब हम
लाइट सोर्स को ऑन कर रहे हैं गैस के ऊपर, तो लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो गैस के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो रहे हैं। एक्साइट होने का मतलब है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जा रहे हैं। एक फोटोन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो एक्साइट होगा। When electrons de-excite, the energy is released as light. वही फोटोन जब de-excite होता है तो वही इलेक्ट्रॉन जब de-excite होता है तो सेम एनर्जी का, सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन वो वापस रिलीज कर देता है। Electrons energy levels in the atom. Electrons have specific energy levels, और वो तमाम energy levels भी discrete है। discrete का मतलब fixed है, उनकी specific values हैं। For example, हाइड्रोजन का ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल का पूरा एक स्पेक्ट्रम दिया है। लोएस्ट जो एनर्जी लेवल है वो कितने पे? -2.18 एक्सपोनेंट -18 पे। और इसी तरह से आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ने -2.18 से -0.54 पे जाना है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी उसको मिलेगी कहाँ से? फोटोन से मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट करने के लिए, -2.18 से -0.54 तक एक्साइट करने के लिए उतनी ही एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी इस डिफरेंस के बराबर होगी। मतलब अगर ये -2.18 है और -0.54 है, इनका डिफरेंस कितना आएगा? पासवर्ड एजुकेशन में सिर्फ एजुकेटरी दे रहा हूँ, एजुकेटरी वही तो ठीक है। 1.64 जो आ रही है ना वैल्यू, इनका डिफरेंस जो है ये 1.64 एक्सपोनेंट -18, ये वो वैल्यू है एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए एक्साइट करने के लिए। तो इसका मतलब है अगर आप इस हाइड्रोजन पर विजिबल लाइट सोर्स जब ऑन करेंगे तो वो तमाम फोटॉन्स में से सिर्फ उस फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी 1.64, जो आपने वैल्यू निकाली 1.64 एक्सपोनेंट -18 जूल्स, इसके बराबर। अगर इसके अलावा फोटॉन्स हैं एनर्जी के तो वो उनको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। समझ आ रहा है तलाल? क्या समझ आ रहा है बताओ? सबसे पहले तो बताएं कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको कंटीन्यूअस? इसमें कोई गैप नहीं है। वेरी गुड। और कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू? 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। और आपको पता है कि हर वेवलेंथ या हर फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन होता है। मतलब अगर मैं एक स्पेसिफिक वेवलेंथ लिखूंगा तो मुझे स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। ये बात समझ आ रही? सो अगर ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है तो इसका मतलब है इसके अंदर कंटीन्यूअस रेंज विदाउट एनी गैप आपके पास फोटॉन्स। तो अगर मैं एक विजिबल लाइट सोर्स ऑन करता हूँ, जैसे बल्ब ऑन है, तो ये क्या दे रहा है हमें? फोटॉन्स दे रहा है। क्या दे रहा है? व्हाइट लाइट है ना, फोटॉन्स दे रहा है। कितने फोटॉन्स है इसमें? इस पूरी रेंज के तमाम फोटॉन्स हर वक्त एमिट हो रहे हैं। अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम बनाऊं स्क्रीन पर तो कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा? लेकिन अगर मैं बीच में गैस ले आऊं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी गैस सोर्स ले आऊं, तो ये फोटॉन्स उस गैस पर पड़ेंगे। उस गैस में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटॉन्स में से कुछ फोटॉन्स को क्या करेंगे? तो वो स्पेक्ट्रम जो पहले क्या था, कंटिन्यूअस था, हमें नजर आ रहा था सारे कलर्स बन रहे हैं, उनमें से कुछ कलर क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो किसने एब्जॉर्ब कर लिए? गैस के इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है। सबको एब्जॉर्ब क्यों नहीं किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट होने का मतलब है कि अगर लेट से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट से एक एनर्जी लेवल 100 पे और दूसरा 170 पे, कितने? तो 100 वाले इलेक्ट्रॉन को 170 पे जाने के लिए 70 जूल्स एनर्जी चाहिए। तो वो उन तमाम फोटॉन्स में से सिर्फ और सिर्फ उस फोटॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है जिसकी एनर्जी 70 जूल्स हो। बाकियों को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने का मतलब है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। लेकिन क्या वो हाई एनर्जी लेवल पे रुकेगा? नहीं, वो वापस आए तो वही फोटोन जो उसने पहले एब्जॉर्ब किया था, अब वही फोटोन वो रिलीज कर दे। सही है। और
कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो हम निकाल सकते हैं एच एफ से ही। सही है। और एफ होता है सी अपॉन लैम्डा, तो इसी की इक्वेशन बन जाती है एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा को सब्जेक्ट बनाओगे तो एच सी अपॉन ई। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ था उसकी वेवलेंथ क्या है। सही है। या फिर अगर हमें वेवलेंथ ऑफ फोटोन पता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि एनर्जी गैप कितना है, एनर्जी डिफरेंस कितना है। समझ आती बात? ठीक है। तो ये आपसे पूछते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स हैं वो सारे डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्वांटाइज्ड है, उनकी फिक्स वैल्यूज है। उन फिक्स वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू का फोटोन होगा तो ना वो एब्जॉर्ब होगा ना कुछ होगा, उसको वो बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे उसको। इज दिस क्लियर और नॉट? देन आखिरी चीज इस चैप्टर की, हमारे पास ये चार एनर्जी लेवल्स बने हैं, E1, E2, E3 एंड E4। सही है। इन चारों में से मुझे बताएं कि जब एक इलेक्ट्रॉन है वो E4 पे है, उसे E1 पे आना है, तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है आने की? अब ये जितने भी एरोज हैं ना, सारी पॉसिबिलिटीज है। मतलब इतनी इतनी वैल्यूज के फोटॉन्स रिलीज हो सकते हैं व्हाइल इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम E4 टू E1। ट्रांजिशन शो कर रहा है अगर वो E4 से E1, तो इतने पॉसिबल फोटॉन रिलीज हो सकते हैं। अगर E4 से E1 डायरेक्टली आ जाए तो एक फोटॉन रिलीज होगा, वो ये। सही है। अगर वो E4 से पहले E2 पे आए और फिर E2 से E1 पे आए, कितने फोटॉन रिलीज होंगे? दो होंगे, एक E4 से E2 वाला और एक E2 से E1 वाला। कितने हो गए टोटल मिला के? तीन हो गए। अगर एक इलेक्ट्रॉन E4 से E3 आए, E3 से E2 आए और फिर E2 से E1 आए, कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? दो पॉसिबिलिटीज ये हो गई, और E2 E1 वाली तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन E3 से डायरेक्टली डायरेक्टली आ जाए E1 पे, तो ये हो गई टोटल मिला के कितनी? सिक्स पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा सेवंथ नहीं है इधर। सही है? अगर ट्रांजिशन हो रही है E4 टू E1 डायरेक्टली, तो सबसे बड़ी ट्रांजिशन है, सबसे बड़ा एनर्जी गैप है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और सबसे कम वेवलेंथ का फोटोन रिलीज होगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कम वेवलेंथ। और अगर ट्रांजिशन है E4 टू E3 जो कि बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है, तो सबसे बड़ी वेवलेंथ या सबसे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज होगा। ठीक है। और हमने एएस में पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के बराबर होता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स के बराबर होता है। और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने बराबर होता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल्स के बराबर होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर ही हो गया चैप्टर खत्म। अब हमने इसके पास में फिर शुरू करनी। सबरीना, आपको थोड़ा सा मैं जल्दी से क्विक रिव्यू दे दूं। जितना हमने कल कर लिया था उसके बाद जो हमने आज डिस्कस किया है, सबसे पहली चीज जिसका आंसर आप करेंगे मुझे, व्हाट इज मेंट बाय कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम? विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये कंटीन्यूअस क्यों कहते हैं? इसमें कोई गैप नहीं है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 400 नैनो से लेकर 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ के फोटॉन्स इसमें होते हैं। जैसे ही कोई आप विजिबल लाइट सोर्स ऑन करते हैं, तो इस रेंज के फोटॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये बल्ब लगा हुआ है, क्या ये विजिबल लाइट सोर्स है या नहीं? अगर मैं इसके सामने डिफ्रैक्शन रेटिंग लगा दूं और स्लाइड को डिस्पर्स कर दूं, तो क्या इसका ये स्पेक्ट्रम स्क्रीन पे बन जाएगा? बन जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बीच में लेकर आते हैं गैस जैसे कि मरकरी या हीलियम, तो इसका स्पेक्ट्रम जो पहले ये था वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसमें से कुछ कलर्स क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो कलर्स गायब हुए हैं वो कलर्स नहीं है, वो फोटॉन्स है। अब पॉइंट ये है कि वही क्यों गायब हुए, वही क्यों एब्जॉर्ब हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स है वो डिस्क्रीट है, फिक्स्ड है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ने अगर ट्रांजिशन शो करनी है, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन 100 पे है, उसने 170 पे जाना है, तो उसने 70 जूल्स के फोटोन को ही एब्जॉर्ब करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है। और सिमिलरली जैसे ही आप लाइट सोर्स ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने अपने ओरिजिनल लेवल्स पर आने की कोशिश करेंगे। तो वही इलेक्ट्रॉन जो पहले एक्साइटेड था वो अब डी एक्साइट होगा। डी एक्साइट होने का मतलब है पहले उसने एनर्जी गेन करके एक्साइटेशन शो की थी, अब वो एनर्जी लूज करके डी एक्साइट होगा और अपने पुराने अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो एब्जॉर्ब हुआ था वही फोटोन, उसी एनर्जी का फोटोन रिलीज हो जाएगा।
तो अगर आप एनर्जी का डिफरेंस लेंगे तो वही एनर्जी आएगी जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया। सही है। इस इक्वेशन में एफ की जगह अगर मैं सी अपॉन लैम्डा लगा दूं और लैम्डा को सब्जेक्ट बना दूं तो हमें वेवलेंथ ऑफ फोटोन मिल सकती है कि जो एब्जॉर्ब हुई है। और फाइनली एनर्जी लेवल्स, अगर लेट्स से एनर्जी लेवल्स तो कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर चार है। चार एनर्जी लेवल्स है, E1 E2 E3 E4। एक इलेक्ट्रॉन है E4 से E1 आना है, इसमें ट्रांजिशन शो करनी है, डी एक्साइट हो रहा है। कितने पॉसिबल वैल्यूज के वेवलेंथ्स के फोटॉन्स रिलीज हो सकते हैं? तो ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं जो रिलीज हो सकती हैं। हर एरो